हम स्टार्ट करते हैं उर्ज़-फिटिक रिएक्शन में। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और एक एराइल हैलाइड ले रहे हैं और उसे अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये निकल जाते हैं और हमारा बन जाता है एल्काइल एराइल। वो भी ये रिएक्शन हम ईथर के प्रेजेंस पे करवाएंगे। हमें मिलेगा एल्काइल एराइल मिलेगा और साथ में सोडियम हैलाइड मिलेगा। यहाँ पे हमने 2 सोडियम लिया है क्योंकि हम 2 सबस्ट्रेट भी ले रहे हैं। यहाँ पर आपका साथ में एक एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और यहाँ पर एराइल हैलाइड है, ये बेंजीन है। फिर यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे यहाँ पर हमने लिया है मिथाइल क्लोराइड और उसको रिएक्ट करवाया 2 सोडियम और साथ में हमने एक बेंजाइल हैलाइड लिया है। हैलाइड हम कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर X की जगह क्लोरीन है तो ईथर के प्रेजेंस पे हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम टॉलिन कहते हैं और साथ में हमें NaCl मिलेगा। अगर हम सोडियम के साथ 2 एराइल हैलाइड ही लेते हैं, यानी कि हम एल्काइल हैलाइड नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 2 बेंजाइल क्लोराइड लिए और सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन डाईफिनाइल मिल जाता है। यहाँ पर ये 2 Cl इस Na के साथ निकल जाएंगे बाहर, ये दोनों बेंजीन आकर एक साथ जुड़ जाएंगे और बना लेंगे बेंजीन डाईफिनाइल। इसे हम लोग फिटिक रिएक्शन कहते हैं। ये है NCERT में आपके उर्ज़-फिटिक रिएक्शन के बाद। हम मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड या टेट्राहैलाइड को रिएक्ट करवाएं अगर जिंक डस्ट के साथ, अगर उसे हम हीट करेंगे तो हमें एल्केन एल्कीन एल्काइन मिलता है। इसे हम फ्रेलेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या है, 2 यहाँ पर हमने एल्काइल हैलाइड लिए, यहाँ पर एराइल हैलाइड नहीं है और बीच में जैसे हमने उर्ज़-फिटिक रिएक्शन में जिंक लिया था, सोडियम लिया था, यहाँ पर हमने जिंक लिया है तो यहाँ पर क्या बन गया, हमारा एल्केन बन रहा है और साथ में ZnX2 बन रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये प्राइमरी हैलाइड है। यहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमने 2 हैलोजन लिए हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अगर एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम उसे जेम डाईहैलाइड कहते हैं। यहाँ पर 2 जेम डाईहैलाइड को हमने जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर हमें एल्कीन बना मिल रहा है। यहाँ पर देखिए अलग अलग कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसे विजिनल डाईहैलाइड कहते हैं। इससे अगर हमने जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तब भी हमें एल्कीन मिल रहा था। यहाँ पर देखिए हमने एक कार्बन के साथ 2 हैलोजन ग्रुप जुड़े हैं और एक कार्बन के साथ 2 हैलोजन ग्रुप जुड़े हैं और अगर हमने इसे Zn के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें एल्कीन मिल रहा है। ये सिलेबस में से हट चुका है, नहीं है सिलेबस में, लेकिन जानने के लिए इनफ है। तो हम अब पढ़ेंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ये रेजोनेंस वर्ड दिया था हिंसबर्ग ने और मेसोमेरिक इसे कहा था इन गोल्ड ने और इस फिनामिना को मेसोमेरिज्म कहा था। रेजोनेंस में होता क्या है, ये एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। वो मॉलिक्यूल जो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करे, वो भी पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन के लोकलाइजेशन होने के वजह से, तो उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। और स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे या हम उसे कोनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, लिमिटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं या कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर भी कहेंगे। और इन सब में एक मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। जैसे 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, उसमें एक मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। यहाँ पर हम आते हैं स्टेबिलिटी पर। तो स्टेबिलिटी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर कोई एक मॉलिक्यूल है जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है और एक जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, तो जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा वो मोर स्टेबल होगा देन जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। यहाँ पर है, ये पहला स्ट्रक्चर है,
यहाँ पे बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हुआ है, बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। ये रेजोनेंस आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है। इसके यहाँ 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं और एक और स्ट्रक्चर यानी 3 बन रहे हैं, जिसमें से ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इन दोनों का मेल जिसे कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा देन इन दोनों स्ट्रक्चर से। अब एक फार्मूला है जो पूछा नहीं जाता है लेकिन जानने में कोई बुराई नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी इक्वल होता है एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। हम लोग पहले भी यही बात पढ़ रहे थे। और रेजोनेंस इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, कहने का मतलब है बदलेगा नहीं। अब रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन क्या होती हैं, तो हमें याद रखना है कि रेजोनेंस वही शो कर सकता है जिसके पास अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड होंगे। कहने का मतलब है कॉन्जुगेट सिस्टम पाया जाएगा, यानी पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे। इससे हमें पता चलता है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो कॉन्जुगेट सिस्टम में पाया जाता है। कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जिसमें पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें बताना है कौन रेजोनेंस शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉन्ड है, बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड है, तो ये अल्टरनेट पे है। यहाँ पे भी अल्टरनेट पर है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है। यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी अल्टरनेट पोजीशन पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी, हर जगह। तो हम कह सकते हैं कि सारे स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करेंगे। अब हम आते हैं रेजोनेंस पर। तो रेजोनेंस 2 तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव रेजोनेंस और एक नेगेटिव रेजोनेंस। इसे हम पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं और इसे हम नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं।